हेलो बच्चों, मेरे YouTube चैनल आप सम्मान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 2 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। पर्यावरणीय इतिहास का क्या महत्व है। तो पर्यावरण इतिहास का महत्व हम लोग इस रूप में देखेंगे कि पहला, मानव सभ्यता की प्रगति में पर्यावरण की भूमिका की पहचान करना और पर्यावरण जागरूकता एवं पर्यावरण संरक्षण का सृजन करना ही पर्यावरण इतिहास का अहम महत्व है। हम लोग जानते हैं कि पर्यावरण जब इतिहास को हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें पर्यावरण से जुड़ी हुई जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण के बारे में हम लोग जानते हैं। दूसरा, यह भी जानते हैं कि पर्यावरणीय संकट और उसकी प्रकृति, साथ ही पर्यावरण आपदाओं जैसे भूकंप, चक्रवात, भूस्खलन इत्यादि और उनके खतरों, आवासों के अच्छे स्वास्थ्य, वनों और वन्य जीवों के संरक्षण की उचित समझ विकसित करना और उनके अनुप्रयोग की व्यवस्था करना। साथ ही हम लोग देखते हैं कि पर्यावरण इतिहास और इतिहास के अन्य पहलुओं के बीच संबंध जो होता है वह बहुत गहरा होता है। तो इस प्रकार हम लोग पर्यावरण के महत्व को समझें। अगला जो प्रश्न है, संस्मरण या आत्मकथाएं आधुनिक भारत इतिहास के ऐतिहासिक या तत्व के रूप में कैसे उपयोग की जाती है, यानी कि आधुनिक स्रोत के रूप में कैसे उपयोग की जाती है। तो जो आत्मकथाएं या संस्मरण होती हैं उनसे हम लोग इतिहास को जान पाते हैं, क्योंकि ये जो रचनाएं होती हैं ये समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के जीवन की विभिन्न घटनाओं का उल्लेख करती है जिन्हें उन्होंने स्वयं देखा, और इन घटनाओं के माध्यम से ही उस समय की संस्कृति और इतिहास को हम लोग जान पाते हैं। दूसरे, इनसे उस समय के समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि के बारे में वे जानकारियां और विचार प्राप्त किए जा सकते हैं, और इसलिए यह अप्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्ष होते हैं। यह आंखों देखी होता है जिससे कि हम सारी घटनाओं को जान पाएंगे। तो यदि हम लोग महात्मा गांधी की आत्मकथा को पढ़ें तो हमें उस काल के इतिहास को जानने में काफी मदद मिलेगी। लेकिन कहा जाता है कि जो आत्मकथाएं होती हैं वो संपूर्ण इतिहास को लेकर नहीं चलती हैं, एक व्यक्तिगत विचार हो सकता है। इस एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूम सकता है, उसके ही मुद्दे हो सकते हैं, पूर्ण रूप से इतिहास नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए फिर भी इसको हम लोग ऐतिहासिक स्रोत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आधुनिक इतिहास लिखने में इसका काफी योगदान होता है। आगे बढ़ते, मैकाले मेट क्या है। मैकाले थॉमस डेविगटन एडवर्ड मैकाले लॉर्ड विलियम बेंटिक के विधि सचिव और सार्वजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष दोनों ही थे। इस देश में प्राच्य शिक्षा के आधार पर यानी भारतीय शिक्षा के स्थान पर पाश्चात्य शिक्षा यानी विदेशी ढंग की शिक्षा, वैज्ञानिक तथ्यों को जोड़ना, अंग्रेजी को जोड़ना, इन सभी संबंधी शिक्षा को पाश्चात्य शिक्षा माना गया। संबंध में उन्होंने जो प्रसिद्ध प्रस्ताव दिए तो उस प्रस्ताव को ही मैकाले मेट कहा गया। ये 2 प्रस्ताव कौन से थे यहां पर है। फिल्टरेशन थ्योरी, अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत, एक मैकाले का विवरण पत्र और दूसरा है अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत। तो इसमें इन्होंने बताया कि कैसे ऊंचे वर्ग के कुछ लोगों को यदि शिक्षा दे दी जाए
वो मध्यम वर्ग में और मध्यम से निम्न वर्ग में प्रचार प्रसार हो जाता है। आगे देखते हैं, सामाजिक सुधारों में नए बंगाल की क्या भूमिका है। नए बंगाल कहने का मतलब हुआ यंग बंगाल, और इसके स्थापना जो है कौन किए थे, हेनरी लुइस ब्रेजियो। तो इन्होंने इसकी स्थापना इसलिए की ताकि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बंगाल में सामाजिक सुधार और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सामाजिक सुधार, किस तरह की सामाजिक सुधार, इस समय बहु विवाह, पर्दा प्रथा, बाल विवाह और विभिन्न तरह के कुसंस्कार या कुसंस्कृति, विभिन्न तरह के पाखंड और समाज में कुरीतियां जो फैली हुई थी, उनको इन्होंने तर्क संगत विचारों का प्रचार प्रसार करके इन धार्मिक और सामाजिक बुराइयों को इसका विरोध किया, कड़ा विरोध किया, ताकि समाज एकरूप हो सके, समाज में एक नए नवीन समाज का स्थापना हो पाए। इसलिए इन्होंने नव बंगाल या युवा बंगाल की स्थापना की थी, और कहे जाते हैं कि हेनरी लुइस ब्रेजियो के जो अनुयायी थे उन्हें ही यंग बंगाल भी कहा गया। आगे पढ़ते हैं, बिदु मियां को क्यों याद किया जाता है, क्योंकि ये फराजी आंदोलन के संस्थापक शरीफुल्लाह के पुत्र थे और इन्होंने कुशल संगठनकर्ता फराजी आंदोलन के नेताओं में से एक थे। इन्होंने धार्मिक आंदोलन, क्योंकि फराजी आंदोलन एक धार्मिक आंदोलन था, उसको इन्होंने सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। तीसरा, उन्होंने क्रांतिकारी घोषणा की भूमि अल्लाह की देन है और जमींदार को उस पर कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है, टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है। और इस प्रकार उन्होंने फराजी आंदोलन को बंगाल में चलाया। नील विद्रोह में हरिश्चंद्र मुखर्जी की क्या भूमिका रही। नील विद्रोह में हरिश्चंद्र मुखर्जी नीले गोरों द्वारा नील की खेती करने वाले किसानों को हो रहे अत्याचार को इन्होंने हिंदू पैट्रियट समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने बंगाल में हो रहे नील की खेती करने वाले किसानों पर अत्याचारों का विवरण लगातार प्रकाशित किया, और उन्होंने गरीब नील किसानों की विभिन्न प्रकार की सहायता की। इससे हरिश्चंद्र मुखर्जी की हिंदू पैट्रियट काफी फेमस हुई, और इसके जरिए ही हम लोग जान पाए कि किस प्रकार नीले गोरे नील की खेती करने वाले किसानों पर अत्याचार करते हैं और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करते हैं। अगला प्रश्न है, रानी की घोषणा 1858 ईस्वी का मुख्य आधार उद्देश्य क्या था। इनका मुख्य उद्देश्य था कि कंपनी के शासन को समाप्त कर भारत को अपने अधीन लाना और उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधा प्रदान करना था। हालांकि ये सब केवल एक राजनीतिक दिखावा था, परिणाम भारतीयों को वास्तविकता में कोई लाभ नहीं हुआ, केवल यह जुमला था और भारतीयों को 1857 जैसे महान क्रांति फिर से ना हो उसको रोकने के लिए ही इस तरह की राजनीतिक चाल या षड्यंत्र रचने का प्रयास किया गया था। कार्टून क्यों बनाए जाते हैं। अक्सर कार्टून राजनीतिक गलियारों में जो समाज के पतन में जिनका जिनका अहम रोल होता है, जो समाज को दरकिनार करते हैं, उनकी असलियत को दिखाने के लिए कार्टून का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कुछ लोग एक मोटे से कोट पैंट पहने हुए
के पैरों के तले कुचले जा रहे हैं, अर्थात यह ब्रिटिश के जरिए हमारे समाज में हो रहे गुलामी को दिखाया जा रहा है कि हम लोग किस प्रकार अंग्रेजों के अधीन थे और हमें इनसे आजादी के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा होगा। तो उस कार्टून लोगों को पराधीन भारत में व्याप्त, क्योंकि हम बोले कि पराधीन भारत यानी जब हमारा भारत स्वाधीन ना होकर दूसरे का अधीन था, तो व्याप्त सामाजिक बुराइयों के बारे में सूचित करने, उसे समय की राजनीति और सामाजिक आर्थिक कमियों को उजागर करने के लिए बनाए गए थे और दिखाए जाते थे कि कैसे कई भारतीय अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे, चाटुकारिता में लगे हुए थे और इस प्रकार व्यंग्य चित्रकार दिखाकर हमें समाज की छवि को दिखलाने का प्रयास कार्टून के माध्यम से किया जाता था। धन्यवाद।